आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान में भयानक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये तक ऐलान हो गया है कि भैया हम तो भारत के साथ जाएं या पाकिस्तान के साथ जाएं या आज़ाद रहने से आपसे क्या लेना देना। जो उनके नेता शब्बीर मयार, उन्होंने ये ऐलान किया है दोस्तों, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि लगातार 8वें दिन प्रोटेस्ट जो हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान में जारी है। मैं आपको बताऊंगा इतिहास गिलगिट बाल्टिस्तान का और अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है ना। तो ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। ये टूरिज्म कैपिटल है पाकिस्तान की, क्योंकि आपको बता दूं जैसे भले ही हम K2 कहते हैं भारत में है, लेकिन एक्चुअल में जो, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है। अब हम सबको पता है यार कि पूरा का पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान हमारे ही भारत का है ना। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये जो नॉर्दर्न एरिया, जिसको दशकों तक इसको बोला जाता था, ये इस समय पाकिस्तान ही कंट्रोल्ड है। और आपको बता दूं कि 10 से ज्यादा पीक्स जो कि 7000 मीटर से ऊपर है वो गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया में आते हैं और एक ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा एरिया है ये। टोटल जम्मू एंड कश्मीर का एरिया जो है वो 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें से 1,22,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो लगभग भारत के पास है और बाकी जो है वो पाकिस्तान के पास है। अब अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो 72 क्या 73,000 स्क्वायर किलोमीटर आप मान के चलिए, ये इसका पूरा का पूरा एरिया। उसका जो एक ट्रैक्ट था शसगाम वैली, वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया। पॉपुलेशन यहाँ के लगभग 14 लाख के करीब है। लिटरेसी रेट अच्छा खासा है, 72% के करीब, ठीक है। और यहाँ पे टूरिज्म, ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग ही जो है वो ज्यादा फेवरेबल है। देखिए दोस्तों, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं और हम सबको पता है कि ज्योग्राफी एक काफी टफ सब्जेक्ट होता है। हाल ही में मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी जिससे मुझे ज्योग्राफी पूरी तरीके से समझ में आ गई, और यह किताब थी ओसवाल बुक्स की NCERT। आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात, कोई भी एग्जाम, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो ओसवाल बुक्स है वन सॉल्यूशन फॉर ऑल है, क्योंकि इसमें 6th से 12th तक की NCERT आपको एक ही जगह मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है भाई, माइंड मैप से लेकर वीडियोस से लेकर आप सीधा का सीधा कोड स्कैन करें, सब कुछ खुल जाएगा, वीडियोस खुल जाएंगे। माइंड मैप्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिए हुए हैं, अप्रोच दी हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ NCERT दिया हुआ है कि क्यों NCERT सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी UPSC, मतलब किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो NCERTs आर मस्ट, ठीक है। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो अप्रोच हमको पता नहीं है, जो ये किताब बहुत अच्छे से आपको समझाती है। दूसरी चीज, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ज्योग्राफी, राइट लेफ्ट सेंटर, 6 to 12 सब कुछ दिया हुआ है। साथ ही साथ पूरा का पूरा NCERT सिलेबस जो है ये कंप्लीट करती है। इसके बाद अगर हम UPSC की बात करें, स्टेट PCS की बात करें, कहीं पे भी अगर आप स्टेट PSC की, पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देती है, ठीक है ना। और चैप्टर वाइज समरी आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी मिलेगी। देन अगेन जो क्वेश्चंस है उसका भी लेवल मॉडरेट से डिफिकल्ट से इजी लेवल तक सारे लेवल के क्वेश्चंस और पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ आपको इस किताब में मिलेंगे। तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इस ज्योग्राफी की किताब पे, जो कि ओसवाल बुक्स की है, उन पे जाता हूं और पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने रखता हूं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है बुक का, जरूर विजिट करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और सारे के सारे एग्जाम्स निकलेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के हालात जो हैं इस समय हमको दिखाई दे रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में। अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें दोस्तों तो थोड़ा हम इतिहास में चलते हैं। देखिए ये किसके पास है, ये इस समय पाकिस्तान के पास है। इसको दशकों तक नॉर्दर्न एरियाज बोला जाता था। 1970s के करीब, 1974 टू बी प्रिसाइज, शायद वही है जब गिलगिट, ये गिलगिट और बाल्टिस्तान अलग अलग थे, इनको बाद में मर्ज किया गया। देखिए वैसे तो ये भारत के पास थे। 1839 में हम सबको पता है महाराजा रंजीत सिंह, पूरा पंजाब एम्पायर, मतलब सिख एम्पायर जो है वो पूरा यहां तक जाता था। महाराजा रंजीत सिंह ने पूरे सिख एम्पायर को यूनाइट किया, मतलब एक तरीके से यूनिफाई किया, और भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे महाराजा रंजीत सिंह। किसी की हिम्मत नहीं होती थी इतनी बड़ी फौज खड़ी करनी थी कि ब्रिटिशर्स के भी पसीने छूट जाते थे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ दोस्तों तो हम सबको पता है फिर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ 1846 में, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद सब कुछ बढ़ गया। अब हम सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिशर के पास, और ब्रिटिशर ने इनको डोगराओं के हाथों बेच दिया, क्योंकि भाई 75 लाख पे ये पूरा का पूरा कश्मीर गया, संभाल नहीं पा रहे थे, बड़ा एरिया। गुलाब सिंह जो है वो यहां पे आ गए। अब देखिए चीजें चलती रही, ठीक है, चीजें चलती रही, और 1913 में हम ये देखते हैं कि स्काउट्स की स्थापना होती है यहां पे, ठीक है, जिसमें गिलगिट स्काउट्स इनको बोला गया था, ठीक है। और ये
क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था, है ना, और संभालने में भी मुश्किल हो रही थी, ब्रिटिशर का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था, तो यहां पे गिलगिट स्काउट्स, अब इनका जो ये पूरा गिलगिट स्काउट्स थे, ये इस एरिया की देखरेख करते थे, ये इस एरिया को, और बाद में यही जो है, यही गिलगिट स्काउट्स ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, ठीक है ना। चीजें आगे बढ़ती हैं और इस एरिया को 60 साल ब्रिटिशर ने 60 साल के लीज पे ले लिया, ठीक है, 60 साल। अब जमाना आ गया था भैया राजा हरि सिंह का। अब देखिए 1935 में भले ही इन्होंने 60 साल की लीज पे लिया, लेकिन 1947 में तो भारत आजाद हो गया। अब ब्रिटिशर को बोरिया बिस्तर सब समेट के भागना पड़ा यहां से। तो अब 1 अगस्त 1947 को यह बोला गया, मतलब यह डेट रखी गई कि गिलगिट बाल्टिस्तान भैया ऐसा है अब हमारा नहीं है। ब्रिटिशर ने अपने हाथ खींच लिए कि हमने भले ही लीज पे लिया था, लेकिन अब गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा नहीं है, क्योंकि देखिए अब ब्रिटिशर बहुत ही चालाक थे। उन्होंने ना भारत के साथ गए ना पाकिस्तान के साथ गए, उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान को हरि सिंह को सौंप दिया कि भैया आप रखो, आपको जो करना है करो। अब हरि सिंह आपको पता है पशोपेश में कि भारत के साथ जाए कि पाकिस्तान के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने भारत के साथ में बोला कि भाई अभी बहुत टाइम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में, तो हम बाद में चले जाएंगे, फिलहाल अगर हम आजाद रहते हैं, अगर कश्मीर आजाद रहता है, कश्मीर आज पूरा का पूरा यही 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, अगर हम पूरी तरीके से आजाद रहते हैं तो इससे मेरी आधिपत्यता जो है वो कायम रहेगी, ठीक है, मेरी रियासत मेरे पास ही रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च कर दिया। एक ऑफिसर थे, वैसे तो कर्नल एचएस स्कॉट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और आपको बता दूं कि गिलगिट भाई देखो धनसारा एक कमांडर थे यहां पे राजा हरि सिंह के, इसको अपॉइंट किया गया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान की देखरेख और मदद मांगो, क्योंकि देखिए खतरा मंडरा रहा था। आजादी के बाद यह था ना कि पाकिस्तान या भारत, और पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता था इस एरिया पे। अब हुआ क्या, यहां पे एक विलियम ब्राउन किताब लिखते हैं गिलगिट रिबेलियन के नाम से, वो पढ़िएगा जरूर। उसमें इन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान की हिस्ट्री बताई है। पाकिस्तान बोलता है कि भाई देखो वैसे भी राजा हरि सिंह की तो कोई आधिपत्यता थी नहीं, वो चुने हुए थोड़ी ना थे, तो इसीलिए गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। और यहां के लोगों ने अपराइजिंग की थी। गिलगिट बाल्टिस्तान को यह हवाला दिया जाता है कि यहां के लोगों ने अपराइजिंग की थी, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन यह गलत है। विलियम ब्राउन एक पाकिस्तानी राष्ट्रभक्त जो कि ब्रिटिशर ऑफिसर थे, उसने यह बोला था, अपनी किताब में साफ साफ लिखा है, उसने यह बोला था कि जब तक गिलगिट बाल्टिस्तान को मैं आजाद नहीं कराऊंगा और जब तक इसको मैं पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं कराऊंगा, तब तक मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और वो साफ साफ बोलता है कि सब मेरे कहने पे हुआ। विलियम ब्राउन ने जो भी बोला, जो भी किया गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, उसकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फायदा मिला। अब हुआ क्या कि ऑपरेशन, और याद रखिएगा कि ब्रिटिशर बार बार बोला था सरेंडर करो, और इसमें जो ये स्काउट्स बनाए गए थे ये भी शामिल थे। यही स्काउट्स ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया, क्योंकि ये पूरी कंट्रोल इनके पास आ गया। अब हुआ क्या कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो ये पूरा का पूरा एरिया है, 22 अक्टूबर को पूरे के पूरे कश्मीर पे ही ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च कर दिया गया। अब भैया राजा हरि सिंह की हवा टाइट होगी। राजा हरि सिंह क्या करें, राजा हरि सिंह भाई किधर जाएं? तब उन्होंने फाइनली 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और भारत की फौजें गई। भारत की फौजें लगातार गई। भारत की फौजें ने भाई पूरे कश्मीर को आजाद करा, आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन तब तक यूनाइटेड नेशंस में मामला चला गया। ठीक है, अब यहां पे जो गिलगिट बाल्टिस्तान का क्या होगा, मेन चीज तो यही है ना कि आखिरकार इनका क्या होगा। तो बहुत ही चालाकी से गिलगिट बाल्टिस्तान पे कब्जा किया यहां पे पाकिस्तानी फोर्सेस ने। अब भारत की तो भाई लायबिलिटी थी, वो तो मतलब भारत की मजबूरी थी, वो तो आगे जाके कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, और गिलगिट बाल्टिस्तान एक तरीके से उसको यह बोला गया, हालांकि आजाद कश्मीर के ही अंडर था, लेकिन ऑटोनॉमी दी गई। अब आपको बता दूं कि कराची एग्रीमेंट 1949 में साइन होता है। अब इसके तहत गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान में चला गया। गिलगिट बाल्टिस्तान तब से विद्रोह कि भाई एक बात बताओ कि हमारी तो तुमने हामी ली नहीं, हम तो पार्टी नहीं है, तो इस एग्रीमेंट के तहत कैसे हम पाकिस्तान में चले गए। अब आपको बता दूं कि अभी गिलगिट और बाल्टिस्तान अलग एरिया बोले जाते थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि दशकों तक 1970s तक इसको नॉर्दर्न एरिया, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, यह बोला जाता था। और बहुत बड़ा एरिया है भाई, बहुत बड़ा। ठीक है, अब धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ता है। यहां पे एक कॉलोनियल रेगुलेशन एक्ट था, मतलब यह ब्रिटिशर के जमाने का एक्ट था। यहां के जो लोग रहते थे उनको ट्राइबल समझा जाता था कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है, तुमको टैक्स देना है, तुमको हम कुछ भी नहीं समझेंगे,
तुमको सारी मेहनत करनी है, सारे रिसोर्सेज तुमसे हम छीन के ले जाएंगे, लेकिन तुमको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये 1990s तक चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब मामला उठाया यहां के लोगों ने, तब 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि भाई इनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। आपको बता दूं कि कई बार 1970s में भी भाई गिलगिट बाल्टिस्तान को एक एक्ट आया था कि गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान जो है वो ऑक्यूपाई कर ले। वैसे पाकिस्तान के ही अंडर है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन अभी स्टेटस, प्रेजेंट स्टेटस में भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन फिर भी यहां पे ऑटोनॉमी थोड़ी बहुत दी गई है। बट ये सब दोगला, वही कह रहे हैं दोगलापन है, ये सब दिखता है, ठीक है। तो ये एक्ट भी आया था, बट इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं भाई, गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो अलग ही उसको रखो। ये चीज हुई। अब हम ये देखते हैं कि भैया कई बार, अभी अगर प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो गिलगिट बाल्टिस्तान ये बोलता है कि हमको भैया 5th प्रोविंस बनाओ। पाकिस्तान में भी 4 प्रोविंस है, हम सबको पता है। एक पंजाब है, ठीक है, खैबर पख्तूनवा जिसको पहले फाटा बोला जाता था, फिर सिंध है, फिर बलोचिस्तान है। ये कहता है, क्योंकि ये अभी एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है ना, और ये कहता है कि हमको 5th प्रोविंस बनाओ। इस पे बार बार, क्योंकि अभी ना ये एक स्टेट ना ही प्रोविंस है, ये बीच में लटका हुआ है। इसको ऑटोनॉमी दी है, बट ऑटोनॉमी के नाम पे सिर्फ यहां पे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है जो कि आर्मी कर रही है इनके ऊपर, ठीक है। हमेशा यहां पे प्रोटेस्ट। और आपको बता दूं, चाइना को पूरा का पूरा एरिया दिया हुआ है। यहां के लोग ये आरोप लगाते हैं कि चाइना और पाकिस्तानी आर्मी मिलकर हमको मारते हैं। अब क्योंकि देखिए यहां पे बहुत समय तक तो कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, तो ऐसी बर्बरताएं हुए यहां पे लोगों के खिलाफ कि क्या बताएं। 1990s के बाद यहां पे KANA बना, फिर उसके बाद अभी मतलब और भी जो पॉलिटिकल आवाजें हैं वो बनाई गई, रिप्रेजेंटेशन बनाया गया, तब जाके इनकी बातें सुनी जाती थी। फिर हम सबको पता है अमित शाह ने बोला कि क्या आप, भैया जो पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया था पिछले साल कि क्या पाकिस्तान, ये जो POK है क्या वो हमारा नहीं है, पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है। भाई एक्चुअल में हमारा ही है, पूरा का पूरा एरिया भारत का है ये, है ना। लेकिन वही है ना कि अभी इसको ऑक्यूपाई, इलीगली ऑक्यूपाई यहां पे करके रखा हुआ है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे मूड खराब हो गया है लोगों का। लोगों का कैसे मूड खराब हुआ है? लोगों का मूड ऐसे खराब हुआ है कि लगातार ये जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं ना लोगों से, इलीगली जमीनें ऑक्यूपाई करवाई जा रही हैं। इलीगली मतलब लोग माइग्रेशन करने के लिए मजबूर हैं, उधर सेना गोलियां चला रही है, यहां से लोग कह रहे हैं बंद करो, लोग झुक ही नहीं रहे हैं। और ये ऐलान हो गया है कि बस बहुत हुआ, अब तो इस पार या फिर उस पार। इमरान खान ने 2020 में स्टेटमेंट दिया था, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई। 2009 में भी PPP ने भी कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की थी कि चलो तुमको 5th प्रोविंस बना देंगे, और 2020 में भी इमरान खान ने बोला था कि आपको प्रोविंस बना देंगे। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अब यहां पे मूड खराब कि भैया हमको आजादी दो। अब आप देख सकते हैं ये जो चेयरमैन ऑफ नेशनल इक्वालिटी पार्टी जो वहां की सबसे बड़ी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान है, लद्दाख, उन्होंने बोला कि यहां पे हैशटैग गिलगिट बाल्टिस्तान प्रोटेस्ट जो है वो लगातार 8 दिन से चल रहे हैं। यादगार हैशटैग स्कर्दू, ये सबसे बड़ा शहर है वहां का, हैशटैग पाकिस्तान ऑन द इश्यूज ऑफ इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन। आपको बता दूं कि इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन इनकी जमीनों को ऑक्यूपाई करता जा रहा है। पाकिस्तान को पता है कि इस तरीके से नहीं, चलो अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर लेते हैं। तो ये इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन हमको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ट्राइबल इनको सब्सिडीज मिलती थी, खत्म किया जा रहा है पूरी तरीके से। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वैसे भी बिजली यहां पे आती नहीं है। जो लॉज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, टैक्सेस, एक रेगुलेशन आया था, ये टैक्स रेगुलेशन ये 2022 में आया था, उसमें यह था कि अनफेयर टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, बट फिर से इसको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लगातार यही बातें चल रही है कि बेटा अब होगी हालत खराब। तो ये जो इनका मीडिया आउटलेट है बाद-ए-शिमल, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि यहां के जो लोग हैं वो लगातार प्रोटेस्ट, हेवी टैक्सेशन, इलीगल लैंड ऑक्यूपेशन, बेसिकली ये सबसे मेन मुद्दा है। क्योंकि यहां पे जो लैंड ऑक्यूपेशन हो रहा है ना, उसकी वजह से लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, उनके घरों को इलीगली ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो अब ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान रेवेन्यू टैक्स है, जिसको पहले खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से इसको रिवोक किया गया, ठीक है, कि बहुत सारी चीजों पे तुमको टैक्स, अब यहां के लोग गरीब हैं, कहां से पैसा लेके आएंगे। तो अब यही बताया है कि ये जो क्राइसिस हुई है ना, लगातार जो लोड शेडिंग और ये फ्लोर क्राइसिस, आटे को लेके बहुत बवाल हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो टैक्सेस और इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत ज्यादा, एनर्जी को लेके बहुत ज्यादा बवाल हो गया है। ये हर दिन जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है इंटेंसिफाई। क्यों इंटेंसिफाई? प्रोटेस्ट हुआ, आर्मी आ गई, आर्मी ने मारना शुरू कर दिया, इधर से और लोग आ गए, और मारो, हम गोली खाने आए हैं, फिर आर्मी ने गोली चले और लोग आ गए। तो ये प्रोटेस्ट लगातार इंटेंसिफाई होता जा रहा है। अब आपको बता दो, इससे पहले लोकल ट्रेडर्स और जो पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है,
उन्होंने भी स्ट्राइक जो है 28 दिसंबर को की थी। लेकिन अभी दोस्तों जो आम जनता है वो जुड़ती जा रही है, आम लोग जुड़ते जा रहे हैं कि बेटा हम आए हैं गोली खाने, आओ दो मार जाओ, देखते हैं, खत्म करो हमको। सोशल मीडिया पर लगातार रिपोर्ट्स जो है इस तरीके से आ रही हैं। और देखिए ये जो खालसा सरकार लॉज है, ठीक है, लैंड ग्रैबिंग, अब ये लगातार इसका पाकिस्तान मिसयूज कर रहा है। भाई देखिए कानून है इनका, राज इनका चलता है, तो इनको लगता है हम कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो यही हिसाब किताब है। और इसी बीच ये भी स्टेटमेंट इनके नेता दे रहे हैं कि हम भारत के साथ जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम आजाद रहेंगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। भारत का यहां पे नाम आना दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये एक तरीके से ऐलान है कि बेटा ये भी ऑप्शन है, हम भारत के साथ जा सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये हिसाब किताब है। पाकिस्तान की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस बुरी, एक तरीके से कोलैप्स, ऊपर से ये इंटरनल जो मैटर है ना, मैंने देखिए ये ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान टूटेगा, बहुत मुश्किल है इनका सरवाइव करना। बाकी ओसवाल बुक्स, एनसीईआरटीज, वन फॉर ऑल सॉल्यूशन, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ज्योग्राफी आपके टिप पे होगी, अप्रोच कैसे करेंगे आप, साथ ही साथ एमसीक्यूज जो कि हर एग्जाम्स में आपके काम आएंगे, और इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी की, ये सब कुछ आपको मिलेगा एक ही किताब में। अब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें, किताब को अवेल करें, परचेस करें, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।